करंट अफेयर्स में 2023 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। किस आईआईटी ने अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया है? कौन सा? डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज। ये डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरा स्थान का हासिल किया कौन सा आईआईटी है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली? कौन सा इसमें? हमारा आंसर आईआईटी मुंबई। दुनिया भर की 32 टीमों में से शून्य प्रतियोगिता में भारत से एकमात्र प्रतिनिधि थी। टीम ने 14 किलोवाट और सौर पीवी संयंत्र, एक अभिनव इन हाउस स्वचालन प्रणाली के साथ एक घर का निर्माण किया। स्वचालन प्रणाली विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मौसम पर्यटन के लिए बनाई गई एक ड्यूमिडिफायर का प्रबंधन करती है। यह घर अपने पानी की बचत, रिसाइकलिंग सिस्टम, वर्षा जल संचयन सेटअप के कारण अविश्वसनीय रूप से कुशल तरीके से पानी का उपयोग करता है, जो एक सामान्य घर की तुलना में इतना 80% कम पानी का उपयोग करता है। आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल और प्रबंधन विभागों के 50 से अधिक छात्र, जो 16 से अधिक विभागों से हैं, टीम में शामिल थे। आईआईटी बॉम्बे शून्य टेक्स सेकेंड प्लेस इन सोलर डेकाथॉन बिल्ड चैलेंज इन यूएसए। कहां पे था? हुआ था यूएसए में हुआ था। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज के बारे में जान लेते हैं। सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में निर्माण उद्योग में वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान दिखाने के अंतिम लक्ष्य के साथ अपने स्वयं के क्षेत्रों में घरों को बनाने, स्वचालित करने के लिए 2 साल तक काम करने वाली टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता का समापन अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला में सौर डेकाथलॉन प्रतियोगिता कार्यक्रम में होता है, जहां टीमों को उनके घरों के सफल संचालन उद्योग विशेषज्ञों द्वारा उनके समाधानों की उत्कृष्टता के आधार पर आंका गया था। इसके अतिरिक्त टीमों को स्थानीय प्रदर्शनियों के माध्यम से जनता को अपना काम दिखाने का अवसर दिया जाता है और विजेताओं को मीडिया आउटरीच प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रदर्शन प्राप्त होता है, जिससे प्रतियोगियों और उनके शैक्षणिक संस्थाओं दोनों को लाभ होता है। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 27 अप्रैल को या 28 अप्रैल को? हमारा आंसर 28 अप्रैल को। इसके बारे में बताते, वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कब है ये? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल। जस्ट काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2023 महत्व तो देख लेते हैं इसका। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस का महत्व सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर ध्यान देने की क्षमता में निहित है। यह दिन व्यक्ति और संगठनों को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के मौलिक मानव अधिकार को पहचानने और इस अधिकार को बढ़ावा देने के उपायों की वकालत करने का प्रयास अवसर प्रदान करता है। काम से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों के मुद्दे को उजागर करके यह दिन ऐसे घटनाओं को रोकने, कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाने के महत्व की याद दिलाता है।
यह कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, जो काम की स्थिति में सुधार करने और कार्यस्थल दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस दुनिया भर में श्रमिकों की भलाई को बढ़ावा देने और सतत आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, इसका इतिहास जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ने कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक वैश्विक पहल के रूप में 2003 में कहा हुआ था। 2003 काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस की स्थापना की। इस आयोजन के लिए चुनी गई तारीख 28 अप्रैल 1971 को ILO द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन को अपनाने के साथ मेल खाती है। सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में हुई प्रगति के बावजूद कई श्रमिक अभी भी काम से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन या चोट का नुकसान हो सकता है। यह दिन व्यक्ति और संगठनों के लिए उन उपायों को प्रतिबंधित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जो वे एक काम के माहौल को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, जो सुरक्षित, स्वास्थ्य और अधिक उत्पादक है। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? जनकपुर धाम कहाँ पे? नेपाल में। हरि मिश्र मध्य प्रदेश का राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जयराम ठाकुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, या पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये मध्य क्या, नेपाल में। हरि मिश्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जानकी नवमी की पूरे संध्या पर भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए मधेश के राज्यपाल श्री हरि मिश्र ने जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। मधेश हमारा क्या, ये मध्य प्रदेश का उद्घाटन किया। भारतीय दूतावास ने दिन में मिथिला खाद्य महोत्सव का आयोजन किया, जो मिथिला संस्कृति के व्यंजनों की एक विस्तृत विविधता का नमूना लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। नेपाल में ICCR के निदेशक डॉक्टर आशावरी बापट ने कहा कि कुल 84 मिथिला व्यंजन परोसे गए, जिनमें बगिया, मडुआ की रोटी, दाल, पीठी, विभिन्न प्रकार के साग, भूसवा, दूध पीठ और संदेश शामिल हैं। बाजार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को चिन्हित करते हुए त्योहारों ने बाजरा आधारित व्यंजनों पर प्रकाश डाला, जो मिथिला क्षेत्र मुख्य आहार है, जैसे कुर्थी, जौ, जई, ज्वार, मडुआ और अन्य। यह फूड फेस्टिवल का एक ऐसा कार्यक्रम है जो मिथिला भोजन का जश्न मनाता है, जो उन लोगों को एक साथ लाता है जो मिथिला भोजन पकाना पसंद करते हैं और जो लोग नए स्वाद की खोज करना चाहते हैं। मिथिला फूड फेस्टिवल स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ प्रदान करता है और पर्यटकों को अपने तालु का विस्तार करने और भोजन
के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक संध्या को शास्त्रीय संगीत और राम भजन के साथ राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक को दिखाने वाली एक बेले के साथ चिन्हित किया गया है, जो आगंतुकों के दिल और दिमाग को भारत और नेपाल के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रशंसा के साथ भिगो देता है। कौन सी कंपनी इंफोसिस की जगह भारत की छठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी है? आईटीसी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि RIL, विप्रो लिमिटेड। हमारा आंसर है आईटीसी, यानी कि हमारा आंसर है आईटीसी, ऑप्शन ए। आईटीसी का बाजार पूंजीकरण बढ़ा, इंफोसिस और एचडीएफसी लिमिटेड को पछाड़ा। कौन से? आईटीसी ने। भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी समूह में से एक आईटीसी एफएमसीजी समूह में से एक आईटीसी ने आईटी प्रमुख इंफोसिस को पीछे छोड़ते हुए स्टॉक एक्सचेंजों पर देश की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 5.11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ आईटीसी ने शुक्रवार को एचडीएफसी लिमिटेड को पछाड़ने के बाद सोमवार को इंफोसिस को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि आईटीसी के शेयर की कीमत पिछले एक साल में 59% और 2023 में अब तक 24% बढ़ने के बाद आई है, जिससे यह बेंचमार्क निफ्टी 50 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बन गया। इस बीच इंफोसिस के शेयरों में 2023 में 20% की गिरावट आई, जिससे इस निवेशकों की 1.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति डूब गई। कितना है? 1.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति डूब गई। कितने % आया? 20% की कमी आई। आईटीसी की वृद्धि क्षमता ने इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़ने की राह पर रखा। देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए आईटीसी को इस स्पर्धी एफएमजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जिसका बाजार पूंजीकरण फिलहाल 5.88 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि अधिकांश विश्लेषक आशावादी हैं कि आईटीसी के शेयरों में तेजी जारी रहेगी, क्योंकि इसके विभिन्न व्यवसायों को अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त ब्लूमबर्ग और आईटीसी शेयरों पर नजर रखने वाले 95% विश्लेषकों ने स्टॉक पर खरीद की सिफारिश की। ब्रोकरेज फर्म CLSA यानी CLSA ने टैक्स स्ट्रक्चर में स्थिरता के चलते सिगरेट में ग्रोथ विजिबिलिटी में सुधार का हवाला देते हुए आईटीसी पर आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य 430 रुपए तय किया है। शेयर मजबूत बना हुआ है और दीर्घकालिक बुनियादी बातें बरकरार हैं और इसके अलावा मजबूत डिविडेंड यील्ड से शेयर को सपोर्ट मिलता है। अप्रैल 2023 तक भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति दर क्या है? 5.66%, 4.70%, 4.86% या 6.34%। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 4.7%। देश की खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI द्वारा मापा जाता है, अप्रैल 2023 में 8 महीने के निचले स्तर पर 4.70 पर फिसल गई। थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति डेटा, जो खुदरा कीमतों को बेचने से पहले माल की कुल कीमतों की गणना करता है, अप्रैल 2023 में घटकर -0.92% हो गया, जो मार्च 2023 में
1.34% था। किस कंपनी ने लूनर साइल सिमुलेंट से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है? लूनर साइड सिमुलेंट क्या है? लूनर साइड सिमुलेंट। डीआरडीओ, इसरो, स्पेस एक्स या नासा? हमारा आंसर नासा है। नासा के वैज्ञानिक वैक्यूम वातावरण में चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन निकाले हैं। चंद्र मिट्टी। नासा के वैज्ञानिकों ने एक वैक्यूम वातावरण में नकली चंद्र मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाला, जो चंद्रमा पर भविष्य के मानव उपनिवेश के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने योग्य हवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग परिवहन और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रणोदक के रूप में भी किया जा सकता है। गंदा थर्मल वैक्यूम चैम्बर। चंद्रमा पर स्थितियों का अनुकरण करने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर नामक एक विशेष गोलाकार कक्ष का उपयोग किया। इस कक्ष में 15 फुट व्यास और इससे अशुद्ध नमूनों को अंदर परीक्षण करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। कक्ष के अंदर वैक्यूम वातावरण चंद्रमा की स्थितियों के समान है, जहां कोई वातावरण नहीं है और तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कार्बोथर्मल रिएक्टर। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। कार्बोथर्मल रिएक्टर। डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर के अंदर वैज्ञानिकों ने चंद्र मिट्टी के सिमुलेंट से ऑक्सीजन निकालने के लिए एक कार्बोथर्मल रिएक्टर का उपयोग किया। कार्बोथर्मल रिएक्टर एक उपकरण है जो सामग्री को उनके घटक भागों में तोड़ने के लिए गर्मी का उपयोग करता है। इस मामले में रिएक्टर का उपयोग चंद्र मिट्टी को 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करने के लिए किया गया था, जिसके कारण यह पिघल गया था। उच्च शक्ति लेजर क्या होती है देख लेते हैं। सौर ऊर्जा कंसंट्रेटर से गर्मी का अनुकरण करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्र मिट्टी के सिमुलेंट को पिघलाने के लिए एक उच्च शक्ति वाले लेजर का उपयोग किया। लेजर 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाने में सक्षम था, जो सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर चंद्रमा की सतह पर तापमान के समान है। यह प्रक्रिया सौर पैनलों और स्टील जैसी धातु को बनाने के लिए पृथ्वी पर उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया के समान है। मास स्पेक्ट्रोमीटर चंद्र संचालन का अवलोकन, यानी कि M16। कार्बोथर्मल रिएक्टर में चंद्र मिट्टी के सिमुलेंट को गर्म करने के बाद टीम ने कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्विंग लूनर ऑपरेशंस यानी कि M16 नामक एक उपकरण का उपयोग किया। M16 एक उपकरण है जो एक नमूने में गैसों की संरचना को माप सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोथर्मल प्रक्रिया का एक उपोत्पाद है और इसका पता लगाने से संकेत मिलता है कि यह प्रक्रिया चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने में सफल रही थी। चंद्रमा के लिए भविष्य के मिशन। चंद्रमा के लिए भविष्य के लिए मिशन कौन से? नासा ने 2 आगामी अन्वेषण मिशनों यानी 2023 में ध्रुवीय संसाधन आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1 और नवंबर 2024 में नासा के वाष्पशील जांच ध्रुवीय अन्वेषण रोवर यानी कि VIPER पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसी तरह के उपकरण भेजने की योजना बनाई है। कौन कौन से है ये अन्वेषण मिशन? 2023 में ध्रुवीय संसाधन आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट 1 और 2024 में वाष्पशील जांच ध्रुवीय अन्वेषण रोवर यानी कि क्या से VIPER।
वाइपर और चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर इसी तरह के उपकरण भेजने की योजना बनाई। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उपयोग भविष्य के मानव निवेशकों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी खंड ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया था? और अंजी खंड ब्रिज कहाँ पे? तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? हमारे आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अंजी खंड पुल भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक टाइम लैप्स वीडियो साझा किया है, जिसमें देश के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खंड ब्रिज के निर्माण को दिखाया गया है। 653 किलोमीटर की लंबाई में फैले कुल 96 केबलों के साथ पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चुनौतीपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की परियोजना का हिस्सा है। अंजी खंड ब्रिज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इन इंडिया। अंजी खंड पुल मुख्य बिंदु इसके देख लेते हैं। पुल कटरा और रियासी को जोड़ता है और हिमालय पर्वत ढलानों के जटिल और नाजुक इलाके को नेविगेट करने के लिए आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली से विस्तृत भूवैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है। कटरा छोर पर अंतरिक्ष प्रतिबंधों के कारण मुख्य अवधि की नींव को स्थिर करने के लिए एक विशेष हाइब्रिड नींव विकसित की गई थी। श्रीनगर छोर पर अंजी खंड पुल के अधिकांश कार्य पूरे हो गए थे, जिसमें 40 मीटर गहरी संकर नींव, केंद्रीय तटबंध और सहायक पुल के साथ मुख्य तोरण का निर्माण शामिल था। निर्माण को सरल बनाने और विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने के लिए 725.5 मीटर के पुल को 4 भागों में विभाजित किया गया था। रियासी की तरह 120 मीटर लंबा सहायक पुल, कटरा छोर पर 38 मीटर लंबा संपर्क पुल और 473.25 मीटर की लंबाई और 290 मीटर की केंद्रीय अवधि के साथ मुख्य केबल स्टे पुल और सहायक पुल और मुख्य पुल के बीच स्थित 94.25 मीटर लंबा केंद्रीय तटबंध, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर सुरंग T2 और T3 को जोड़ता है। अंजी खंड ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। अंजी खंड पुल नदी के तल से 331 मीटर ऊंचाई पर खड़े एक एकल मुख्य तोरण द्वारा समर्थित है, जिसकी ऊंचाई नींव के शीर्ष से 193 मीटर है। इसमें एक विषम डिजाइन है, जिसमें 15 मीटर की कुल डेक चौड़ाई है और 82 मीटर से 295 मीटर तक की लंबाई के साथ 96 केबलों द्वारा समर्थित है। मुख्य तोरण में 40 मीटर गहरे माइक्रोपाइल और 20 मीटर हाइब्रिड वेल नींव का उपयोग किया गया था। 213 किलोमीटर पर घंटा तक की तेज हवाओं के साथ भारी तूफान का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया। अंजी खंड ब्रिज एक एकल रेलवे लाइन और 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड को समायोजित कर सकता है, जिसमें डेक के प्रत्येक तरफ 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्माण समय की बचत करते हुए दक्षता बढ़ाने के लिए डोका, जंप पंप, शटरिंग और पंप कंक्रीटिंग सिस्टम जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग किया गया है। अंजी खंड पुल अन्य हाईलाइट इसके देख लेते हैं। उपयोग के दौरान पुल के संरचनात्मक स्वास्थ्य की निगरानी के लिए पुल पर विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर लगाए गए हैं, सेंसर स्थापित किए गए हैं। इतालवी कंपनी यानी इटालफेर विस्तृत डिजाइन और निर्माण पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे, जबकि यूके कंपनी कोवी प्रूफ चेकिंग के लिए
जिम्मेदार थी, जो इंडी डिजाइन पर आधारित थी, जिसे फोटो द्वारा यूरोपोर्ट्स द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग विभाग द्वारा साइट विशिष्ट भूकंप पैरामीटर अध्ययन आयोजित किए गए थे, ताकि इस क्षेत्र के लिए भूकंपी टेक्टोनिक ढांचे को निर्धारित किया जा सके। लाइन को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ट्रेन संरचना बातचीत के लिए कोई समस्या नहीं है। कौन सी राज्य सरकार फूड इनक्लेव 2023 आयोजन कर रही है? कौन सी राज्य सरकार फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रही है? त्रिपुरा, मिजोरम, तेलंगाना या उत्तराखंड? हमारा आंसर तेलंगाना सरकार, आंसर सी। तेलंगाना सरकार ने 28 और 29 अप्रैल को फूड कॉन्क्लेव 2023 निर्धारित किया है, जो चर्चा और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कृषि खाद्य उपयोग के 100 विशेषज्ञों की वार्षिक सभा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशक में भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्राथमिक बाधाओं और संभावनाओं को पहचानना है। फूड कॉन्क्लेव 2023 के बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम में 5 थीम आधारित सत्र शामिल होंगे। बस 5 थीम शामिल होंगे, जो कृषि खाद्य उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फोकल पॉइंट कृषि हरा, खाद्य तेल पीला, डेयरी सफेद, मांस और पोल्ट्री गुलाबी और जलीय कृषि नीला के चारों ओर घूमेंगे। तेलंगाना सरकार इस आयोजन को आयोजित करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी कर रही है। इन संगठनों में विश्व आर्थिक मंच भारत, भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ, भारतीय डेयरी एसोसिएशन, हीफर इंटरनेशनल और सोसाइटी ऑफ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स शामिल हैं। कौन कौन से? विश्व आर्थिक मंच भारत, भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ, भारतीय डेयरी एसोसिएशन, हीफर इंटरनेशनल और सोसाइटी ऑफ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया था? 27 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को? हमारा आंसर है 30 अप्रैल को, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। कब घोषित किया गया था? ये 2011 में। जैव और दुनिया के सभी कोनों में लोगों को एकजुट करने की इसकी राजनयिक भूमिका को उजागर करने के लिए यह प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। दिनांक कौन सी से? 30 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। थीम क्या थी? शांति और अंतर सांस्कृतिक संवादों को बढ़ावा देने में जैव संगीत के प्रभाव का जश्न मनाता है। कौन कौन मनाया था? सभी यूनेस्को सदस्य मनाए थे। किस बैंक के साथ गठबंधन में रिलायंस जनरल सीबीडीसी को स्वीकार करने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया? रिलायंस जनरल सीबीडीसी को स्वीकार करने वाला पहला बीमाकर्ता बन गया। कौन सा बैंक है? यूको बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक या एचडीएफसी बैंक? हमारा आंसर है एस बैंक, एस बैंक। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई के सीबीडीसी ई रुपए को स्वीकार किया है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान
प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये का को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रचा है। बीमाकर्ता ने बैंक के ई रूपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए एस बैंक के साथ साझेदारी की है। कौन सा? एस बैंक। आसान, सुरक्षित, त्वरित और हरे रंग के भुगतान। जिन ग्राहकों के पास किसी भी बैंक के साथ सक्रिय ई रूपी वॉलेट है वे आसान, सुरक्षित, तत्काल और हरे रंग के भुगतान करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीबीडीसी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। कौन सा क्यूआर कोड है? कौन सा? सीबीडीसी। इस कदम ने भौतिक नकदी को संभालने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है जो चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान जोखिम भरा हो सकता है। बैंक नोट के बराबर डिजिटल टोकन। ई रूपी एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंक नोट के बराबर है और यह आरबीआई द्वारा समर्थित कानूनी निविदा या संप्रभु मुद्रा है। यह भौतिक नकदी को संभालने के सभी मुद्दों को दूर करता है और बैंक नोट के समान गुमनामी प्रदान करता है। इसके अलावा चूंकि सभी लेनदेन आरबीआई विनियमित इकाई के माध्यम से किए जाते हैं इसलिए यह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मुद्रा की जालसाजी जैसे बैंक नोट से संबंधित जोखिमों को कम करता है। मौजूदा डिजिटल भुगतान प्रणालियों के पूरक देखते हैं। बैंक ने एक बयान में कहा, यस बैंक सीबीडीसी को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी कर खुश है। यस बैंक के कंट्री हेड यानी कि इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट बैंकिंग अरुण अग्रवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि सीबीडीसी लेनदेन मौजूदा डिजिटल भुगतान प्रणालियों के पूरक होंगे जिसमें प्रामाणिकता, इंटरऑपरेबिलिटी, सेटलमेंट, फाइनलिटी और जैसी विशेषताएं शामिल हैं। भौतिक ई रुपया क्यूआर कोड चुनिंदा शाखाओं में उपलब्ध है। ई रुपया क्यूआर कोड चुनिंदा शाखाओं में उपलब्ध है, कुछ शाखाओं में उपलब्ध, सभी शाखाओं में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का भौतिक ई रुपया क्यूआर कोड वॉक इन ग्राहकों के लिए चुनिंदा शाखाओं में उपलब्ध है ताकि वे स्कैन कर सके और तुरंत भुगतान कर सके। कंपनी की योजना अगले कुछ महीनों में इसे देश भर की सभी शाखाओं अपनी वेबसाइट रिलायंस सेल्फ आई ऐप पर उपलब्ध कराने की है। इस कदम से उन ग्राहकों के लिए भुगतान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है जो डिजिटल भुगतान करना पसंद करते हैं। किस देश ने चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट को लॉन्च किया? इटली, नेपाल, वियतनाम या रूस? हमारा आंसर रूस। गीगा चैट रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान एस्बर बैंक ने गीगा चैट नाम देश के पहले चैट जीपीटी प्रतियोगी के रिलीज और परीक्षण चरण की घोषणा की। सबर बैंक का दावा है कि गीगा चैट की नवीनता अन्य विदेशी तंत्रिका नेटवर्क की तुलना में रूस में अधिक समझदारी से संवाद करने की क्षमता है। 2022 में माइक्रोसॉफ्ट समर्थित स्टार्टअप ओपन एआई द्वारा चैट जीपीटी की रिलीज ने तकनीकी उपयोग में अधिक सुलभ और सहज ज्ञान युक्त एआई तकनीक विकसित करने के लिए एक दौर को प्रेरित किया है। चीन भी एक नहीं बल्कि दो दावेदारों के साथ दौर में उतरा है। वाइडू के एर्नी चैटबॉट और अलीबाबा के टोंगी यानवेन। चीन के कौन कौन से दो है? एर्नी और टोंगी अलीबाबा। चैट जीपीटी के रूसी विकल्प के समान ये तीनों एआई पर देश की मूल बोलियों में भी संवाद करने में सक्षम होंगे।
किस राज्य में 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए थे? कौन से? कितने? 3। कितने? 3। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक या पंजाब? हमारा आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 3 क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित करने से राज्य में वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों और इको टूरिज्म के लिए आशा की किरण जगी है। राज्य सरकार ने 3 क्षेत्रों 12 के सोरसन, जोधपुर के खिच्चन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। नए रिजर्व से दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने की उम्मीद है। लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा सोरसन संरक्षण रिजर्व 12 में स्थित सोरसन को दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों, मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और काले हिरण की रक्षा के लिए संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। दुनिया में केवल 200 GIB बचे हैं। GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। संरक्षण रिजर्व का उद्देश्य इन गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षियों के लिए एक सुरक्षित घर प्रदान करना है। रिजर्व राज्य के जानवर काले हिरण अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई और निवास स्थान के नुकसान से बचाने का भी प्रयास करता है। प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन घर खिच्चन संरक्षण रिजर्व जोधपुर में स्थित खिच्चन को डेमोइसेल क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन घर प्रदान करने के लिए संरक्षण रिजर्व तय किया गया है। इन पक्षियों को सर्दी के दौरान राज्य में देखा जा सकता है और संरक्षण रिजर्व का उद्देश्य उनके लिए एक सुरक्षित निवास प्रदान करना है। इस कदम से राज्य में वन्यजीव पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में मौजूद वन्यजीव संरक्षण रिजर्व। राजस्थान पहले से ही 26 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व का घर है, भंडारों का घर है और हाल ही में 3 नए रिजर्व जोड़ने से वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के राज्य की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। राज्य में कुछ प्रसिद्ध मौजूदा संरक्षण रिजर्व टोंक में बीसलपुर संरक्षण रिजर्व, बीकानेर में जोड़ बीड गढ़वाल बीकानेर संरक्षण रिजर्व, झुंझुनू में खेतरी बंसियाल संरक्षण रिजर्व और पाली में जवाई बांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व हैं। इन रिजर्वों को जोड़ने के साथ राजस्थान में अब 29 संरक्षण रिजर्व हैं जो वन्य जीवों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। संरक्षण भंडारण का उद्देश्य यानी संरक्षण रिजर्व का उद्देश्य क्या है? संरक्षण रिजर्व लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1990 के वन संरक्षण अधिनियम में यह अनिवार्य है कि संरक्षण क्षेत्रों में सभी विकास परियोजनाओं को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और राज्य वन्य जीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। यह विकास और संरक्षण प्रयासों के बीच संतुलन प्रदान करने में मदद करता है। ऑपरेशन कावेरी में 2400 भारतीयों को किस देश से निकाला गया था? स्पेन, सिंगापुर, सूडान या श्रीलंका? हमारा आंसर सूडान से। भारत ने अशांत सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ट्वीट के अनुसार ऑपरेशन वर्तमान में प्रगति पर और लगभग इतने भारतीय पहले ही पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन कावेरी युद्ध क्षेत्रों से अपने नागरिकों और मित्र देशों के नागरिकों को बचाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया नवीनतम निकासी अभियान है। विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए 2 C-130 विमानों और INS सुमेधा को स्टैंड बाय स्टेटस देने की घोषणा की थी।
आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि सूडान में लगभग 4,000 भारतीय हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की थी। दोनों देशों ने वार्ता के दौरान जमीनी स्तर पर व्यावहारिक समर्थन की पेशकश की थी। सूडान संकट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। सूडान वर्तमान देश भर में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच हिंसक शक्ति संघर्ष का सामना कर रहा है। यह संघर्ष सत्तावादी नेता उमर अल बशीर को मुखार फेंकने के 4 साल बाद और सैन्य तख्ता पलट के 2 साल बाद एक नई नागरिक सरकार स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित योजना पर विवाद के कारण उत्पन्न हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संक्रमण में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा और अस्थिरता पैदा हो रही है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 यानी वर्ल्ड वेटनरी डे 2023 कब मनाया गया था? 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल या 26 अप्रैल? हमारा आंसर है ये 29 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पशु स्वास्थ्य कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में पशु चिकित्सकों के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस साल यह आयोजन 29 अप्रैल को पड़ रहा है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस का उद्देश्य जानवरों और मनुष्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा में पशु चिकित्सा पेशेवरों की कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचानना है। यह दिन पशु कल्याण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए दुनिया भर में पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए प्रयासों का उत्सव है। यह वैश्विक पशु चिकित्सा समुदाय के लिए एक साथ आने और अपने काम के लिए समर्थन मांगने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस थीम क्या है इसका? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 के लिए इस वर्ष का विषय यानी कि थीम पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना यानी प्रमोटिंग द डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, इसका महत्व देखते हैं। पशु चिकित्सा न केवल पशु और सार्वजनिक स्वास्थ्य में बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खेतों, चिड़ियाघरों, वन्य जीव आवासों सहित विभिन्न सेटिंग्स में भी जानवरों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा वे संरक्षण संगठनों और वन्य जीव प्रबंधन एजेंसियों के साथ काम करके लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा में योगदान करते हैं। पशु कल्याण के मुद्दों को संबोधित करके और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर पशु चिकित्सा हम सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद करते हैं। इतिहास देख लेते हैं, इसका इतिहास जान लेते हैं। यह शुरू कब हुआ था? विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी WVD की स्थापना 29 अप्रैल 2000 को विश्व पशु चिकित्सा संघ एसोसिएशन यानी कि वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन द्वारा की गई थी। तब से अप्रैल के अंतिम शनिवार को 29 अप्रैल तब से अप्रैल के अंतिम शनिवार को हर साल एक नए विषय के साथ WVD के रूप में मनाया जाता है, जो पशु चिकित्सा के एक विशिष्ट पहलू पर प्रकाश डालता है।
यह दिन पशु चिकित्सकों द्वारा समाज में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और सराहना करने और पशु चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। दुनिया भर में पशु चिकित्सा संघों और संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों और कार्यक्रमों के साथ WVS विश्व पशु चिकित्सा दिवस पुरस्कार भी प्रस्तुत करता है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को स्वीकार और सम्मानित करते हैं जिन्होंने पशु चिकित्सा और पशु कल्याण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 2024 में किस महीने तक सिद्धार्थ मोहंती को LIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मई, जून, जुलाई या अगस्त? हमारा आंसर है जून तक। हमारा आंसर है जून। आइए कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार ने 29 जून 2024 तक सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। इसके बाद वह 7 जून 2025 तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जैसा कि LIC ने एक विज्ञप्ति में कहा है। मोहंती जो वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं, 14 मार्च से MR कुमार की जगह राज्य द्वारा संचालित जीवन बीमा कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, जिनका कार्यकाल 13 मार्च 2023 को समाप्त हो गया था। किस देश ने अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन किया है? किस देश ने? कौन सा देश? कजाकिस्तान, फ्रांस, चीन, जर्मनी? हमारा आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जून 2023 में अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह वैश्विक महत्व की एक सभा है जो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु, क्षेत्रीय सहयोग और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के हितधारकों को एक साथ लाती है। कजाकिस्तान विस्तारित पड़ोसी और मध्य एशिया के सबसे बड़े राज्य में भारत का प्रमुख भागीदार है। सेंट्रल इसका देख लेते हैं कौन कौन से इसके। ये अस्थाना क्या कजाकिस्तान की राजधानी है। इधर रसिया है, उज्बेकिस्तान है, इधर कैस्पियन सागर, इधर थोड़ा सा चीन से भी मिलता है। उसका विस्तृत और मैप देखते हैं। ये क्या है? ऊपर क्या है? रसिया, ठीक है। यहाँ पे क्या? कैस्पियन सागर है। इस तुर्कमेनिस्तान से थोड़ा सा ये टच करता है। उज्बेकिस्तान है इधर, यहाँ तक टच करता है। किर्गिस्तान, फिर इधर आता है चाइना है, ठीक है। इसमें तो कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक कौन सा लेक है? सेलेटी टेंगजी, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है जियासान। यहाँ पे एक एलोकोल लेक, बाल्क्वाइस हिल, ठीक है। यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे लेक है टेंगिज। माउंटेन भी है, उलुटाओ माउंटेन है यहाँ पे। यहाँ डेजर्ट भी है। यहाँ पे ग्रेटर बारसूकी क्या है? इसका लेक है। ओरल नदी क्या कैस्पियन सागर में आके गिरती है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी यानी गेटेक्स में स्टडी इन इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई या दिल्ली में? हमारा आंसर है दुबई।
दुबई में किया गया था कौन सा? स्टडी इन इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन दुबई में किया गया था। कौन सा? वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी। ठीक है, ये गेटेक्स है। ग्लोबल एजुकेशन, गेटेक्स का फुल फॉर्म है ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशंस। जबकि स्प्रिंग 26 से 28 अप्रैल 2023 तक दुबई इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में। गेटेक्स 2023 में भारतीय मंडप में अध्ययन उद्घाटन अवलोकन देख लेते हैं इसका। दुबई में वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन 26 अप्रैल 2023 को दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित गेटेक्स 2023 में भारतीय मंडप एंड दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 26 से 28 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। 200 वर्ग मीटर से अधिक फैले इस मंडप में 30 से अधिक विश्वविद्यालय और भारतीय उच्च शिक्षा के एडटेक हितधारक शामिल हैं। वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रहे भारतीय संस्थान देख लेते हैं। डॉक्टर अमन पुरी ने भारतीय संस्थानों की बढ़ती संख्या पर आई अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने पर अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसी प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। यह भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि यह इंगित करता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। मंडप में प्रमुख प्रदर्शक कौन कौन से? मंडप में प्रमुख प्रदर्शक में अजीनिक्य डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, BS अब्दुल रहमान क्रिस्टियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, वृंदावन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डोम टेक्निकल इंफॉर्मेशन पीटी लिमिटेड, डीवाई पाटिल विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विश्वनाथ कराड MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, एडसिल गणपत विश्वविद्यालय, जनिक इंटरनेशनल, कुमार गुरु संस्थान, मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन, MW ग्लोबल एकेडमी पीटी लिमिटेड, निर्मा विश्वविद्यालय, NITTE मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय, पिंपरी चिंचवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट, संदीप विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, SRM विश्वविद्यालय, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और कुछ अन्य हैं। ये संस्थान अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं और इस आयोजन में उनकी भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गेटेक्स क्या देख लेते हैं? शैक्षिक संस्थानों के लिए एक कुशल मंच है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 23 से अधिक वर्षों के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख शिक्षा मेला शैक्षिक संस्थानों को अपने नामांकन कोटा और प्रवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक कुशल मंच प्रदान करता है। प्रदर्शनी हर साल 25,000 से अधिक स्थानीय प्रवासी छात्रों को आकर्षित करती है जो सक्रिय रूप से उच्च शिक्षा, व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण विकल्पों की तलाश में है। गेटेक्स 2023 में भारतीय मंडप लक्षित दर्शकों के साथ जुड़ने और प्रदर्शकों के लिए विपणन जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में कार्य करता है।